हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। पेपर जिसके जीडी के चल रहे हैं उनके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। उनको जिनके पेपर हो गए उनको लिए रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपको इसमें नंबर आपका आ ही जाए। बिल्कुल आए, कोशिश करिएगा बिल्कुल आए। जिनके पेपर होने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कि उनका पेपर भी अच्छा जाए और रिजल्ट में नाम भी, जो पीडीएफ आती है लास्ट आपकी रिजल्ट वाली कट ऑफ वाली, उसमें आपका नाम जरूर मिल जाए आपको। ठीक है। और बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, जैसे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आ रही है, यूपी पुलिस एसआई की आ रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी भर्तियां 2023 में बहुत भर्तियां आने वाली है। ठीक है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो इस वजह से 2023 में बहुत सारी भर्तियां आएंगी। तो ये जो एक साल आपके पास है ना, ये पूरी 2023 वाली कोशिश करिए जिस दिन एक साल खत्म हो, मतलब जिस दिन 1 जनवरी 2024 हो, जब तक आपके हाथ में एक ना एक जॉब तो हो, एक ना एक नौकरी तो जरूर हो। ठीक है, इतनी कोशिश करिए, इतनी मेहनत कर दीजिए इस साल में कि आपके पास एक जॉब आपके हाथ में हो। ठीक है ना, क्योंकि फिर पता नहीं दोबारा इतनी जॉब कब आए। ठीक है, तो इस बार आ रही है तो आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, अभी आपके पास पूरी साल है, पूरी साल में कोई जॉब तो आपके हाथ में आएगी। कोशिश करिए जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करके तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये हमारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही है, इसमें काफी दिन बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो जो उससे पहले वीडियो आई थी वो हमने एफएटीएफ की वीडियो बनाई थी। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एफएटीएफ। और आज हम बात करने वाले हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आईएमएफ होता क्या है? सबसे पहले आईएमएफ की परिभाषा, आईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो आईएमएफ इज अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ यूएन। ठीक है, तो आईएमएफ जो है एक यूएन की फाइनेंशियल एजेंसी है। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पे पैसों से बात हो रही है, इकोनॉमिक के लिए बात हो रही है। जहां फाइनेंशियल आ गया मतलब पैसों के लिए बात हो रही है, इकोनॉमिक के लिए बात हो रही है, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए बात हो रही है। ठीक है, यूएन आपका यूनाइटेड नेशन, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र, है ना, ये उसकी एक एजेंसी है। ठीक है, तो ये आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, उसकी एक बॉडी है, उसकी एक एजेंसी है। ठीक है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मतलब जो फाइनेंस के लिए पूरे ग्लोब में, पूरे ग्लोबली मतलब इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में जो भी कुछ होगा फाइनेंशियल के लिए, उसका एक इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है, उसके ऊपर सारा कुछ अपना ध्यान रखना, सारा कुछ देखना क्या वर्ल्ड में हो रहा है, किस कंट्री में क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम कहीं आ रही है, कहीं अच्छा चल रहा है, कहीं क्या हो रहा है, जो भी कुछ है सब पे नजर रखता है आईएमएफ आपका। ठीक है ना, तो आईएमएफ जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है, हमने क्या बात की कि ये एक यूएन की बॉडी है, यूएन की एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी। ठीक है, और ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं बना कब था। ये बना था आपका 1944 में। ठीक है, 1944 में ये बना था और जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 45 को। ठीक है, जो जिस 94 में इसकी बात होके सब कुछ हो गया कि हमको ऐसे ऐसे ग्रुप बनाना है। ठीक है, फिर इसके ऊपर सारे काम हुए, फाइंडिंग मेंबर जो कंट्रीज थी अलग अलग जगह पे मिली और इन्होंने देखा हमको कैसे कैसे ये किस चीज में काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, क्या क्या इसके सारे रूल्स होने, ये सब जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया। ठीक है ना, सब कुछ डिजाइन होने के बाद 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 को ये शुरू हो गया इसका काम। ठीक है, कहां से शुरू हुआ इसका काम? वेलगट कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, वेल्टन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये जो वेल्टन वुड कॉन्फ्रेंस होती है ये क्या होती है? ये भी एक यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये मनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जो आईएमएफ में सारी कंट्री मिलके, है ना, और जो पैसे के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, है ना, फाइनेंशियल कोई भी चीज होगी उसके ऊपर, है ना, जो भी कंट्री में सब कुछ है, टैक्स पॉलिसी ये सब जो होती है सबके ऊपर मिलके बात करते हैं, सारी कंट्री मिलकर बात करते हैं। ठीक है ना, तो इस कॉन्फ्रेंस को जो है यूएन की ये कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है ना, इसमें इसकी जो है ये शुरुआत हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पे? वेल्टन वुड कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बनाया कि कब गया था? 1944 को। ठीक है, याद रखिएगा, बनाया 1944 को गया था, लेकिन जिसने अपना काम करना शुरू किया था वो 27 दिसंबर 1947 को किया था। ठीक है, 1945 को किया था। ठीक है, चलिए अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहां है। इसका हेडक्वार्टर है
HQ मतलब होता है हेडक्वार्टर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है हेडक्वार्टर की, ठीक है। तो कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, ठीक है। जो हमारा यूएसए है, यूएस बोल देते हैं शॉर्ट में, यूएसए मतलब जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो हमारा अमेरिका है, वहां पे ये जो शहर है आपका वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। वॉशिंगटन डीसी जो है ना, वो यूएसए की राजधानी भी है ना, कैपिटल जो है यूएसए की वो भी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन जगह का नाम और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया एक जो वो पूरा जो जगह है उसकी एक ये डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक जिला है वाशिंगटन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है वॉशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। यहाँ पे जो है आईएमएफ का हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए अब इसके मेंबर बता देते हैं, कौन कितने मेंबर है इसमें, ठीक है। मेंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 190 मेंबर है, ठीक है। 190 मेंबर्स है इसमें टोटल, ठीक है। अगर हम यूएन की माने तो यूएन कितनी कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये एक कंट्री है ना। कुछ ऐसी भी है जिनको यूएन कहता है कि नहीं ये एक कंट्री नहीं है ना। लेकिन जो कंट्री यूएन यूएन रिकॉग्नाइज करता है वो 193 और 194 है, ठीक है। जो लेटेस्ट डाटा था उनमें 193 या 194 जो है, इतनी कंट्री को जो है यूएन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। उसमें से 190 कंट्रीज का मेंबर है, तो सारी कंट्री मेंबर है, एक आध किसी को छोड़ दो तो ठीक है, एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो सारी कंट्रीज की मेंबर है, जो सारी मतलब इसका है, सारी मेन कंट्री हो गई, जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान और यूके, फ्रांस, जर्मनी, है ना, आपकी नॉर्थ अमेरिका की कनाडा हो गई, मैक्सिको हो गई, और नीचे छोटी छोटी कंट्री है, ठीक है। फिर ये करेबियन वाली जो कंट्री है सब, क्यूबा हो गई आपकी, ठीक है। और ये हती करके कंपनी कंट्री है वो हो गई। अब साउथ अमेरिका में आ जाए आपकी ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, ठीक है। और जो बाकी कंट्री और बची नीचे, ठीक है, ये सब भी इसके मेंबर है ना। फिर यूरोप की बहुत सारी कंट्री, फ्रांस, यूके, जापान, सॉरी जापान तो एशिया में आता है, फ्रांस, यूके, जर्मनी, है ना, रशिया, यूक्रेन, ये सब भी उसका हिस्सा है। नीचे एशिया में आ जाए अपने में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और जापान, चाइना, ठीक है, और थाईलैंड, नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इधर अफ्रीका में आ जाए तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज की मेंबर है, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, है ना, और कॉन्गो और अंगोला, ऐसे करके ये भी सारी कंट्री, सोमालिया, ये सब भी इसके मेंबर है ना। और यहाँ से आ जाए गल्फ वाले रीजन से तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और इराक, ईरान, ठीक है, कजाकिस्तान। अगर सेंट्रल एशिया से आ जाए तो कजाकिस्तान, है ना। और गल्फ में बात करें तो आपका इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है। इधर सेंट्रल एशिया में आ गया आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ऊपर मंगोलिया, है ना। ये इसकी सारी जो कंट्रीज हैं ये सब इसके मेंबर है, ठीक है। टोटल मेंबर कितने हैं इसके? 190 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, टोटल, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब ये क्या करना चाहता है, इसको क्या करने के लिए बनाया गया था, इसका गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इसका एम क्या है, ये क्या करना चाहता है, ठीक है ना। इसको बनाया गया होगा तो कुछ सोच के बनाया गया होगा ना कि इसको हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ये काम कर सके, ठीक है। तो ये क्या काम करने के लिए बनाया गया, पहले ये देखते हैं, ठीक है। पहला है आपका इनकरेज इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, ठीक है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इनकरेज इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। मॉनेटरी मतलब ये पैसे, फाइनेंशियल उससे रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। तो जो कंट्रीज हैं, है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ा सके, पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में, ट्रेड के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ा सके, ठीक है। जो मॉनेटरी कॉपरेशन है, एक दूसरे के साथ इंटरनेशनली वो कंट्री आपस में बढ़ा सके, इस चीज के लिए इनकरेज करता है ये, ठीक है। कंट्रीज को इनकरेज करता है कि आपको ऐसे इसके साथ रिलेशन किए अपने अच्छे। ये क्या करता है, टाइम पे ना हर एक कंट्री की जो ना सॉरी गाइस, तो ये क्या करता है, टाइम पे हर एक कंट्री की जो है ग्रोथ को, मतलब सब कंट्री की ग्रोथ को मेजर करता रहता है, देखता रहता है, ट्रैक करता रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, ये रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है कि इस कंट्री में आगे ये इस साल में ये ग्रोथ होगी, इस साल में ये नेगेटिव चीज है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ इसने ये किया तो ये पॉजिटिव है, इस कंट्री के साथ इसके रिलेशन हुए तो ये पॉजिटिव है ना, या ये नेगेटिव है। ये सब ऐसे करके पूरी रिपोर्ट हर कंट्री के लिए पब्लिश करता रहता है। तो कंट्रीज को बताता रहता है कि आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या नहीं किया, क्या गलत किया इस रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये उसमें उससे क्या करता है, कंट्रीज को जो है इनकरेज करता है कि जो आपने ये स्टेप किसी कंट्री के साथ अच्छा किया था, ये बहुत अच्छा था, तो आप जो है उसके साथ अपना इंटरनेशनल कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ाइए मॉनेटरी फील्ड में, ठीक है, फाइनेंशियल फील्ड है उसमें, ठीक है। दूसरा अश्योरेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, अश्योरेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए उसको अश्योर करता है, ठीक है, उसको अश्योर करता है आईएमएफ जो है ना, मतलब अश्योर करे सबकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, ठीक है। ये जो है इसका काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं इसको, कि ये कोशिश करता है कि जितने भी देश है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये इंटरनेशनली काम करता है, ग्लोबली काम करता है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं करता, ठीक है। 190 कंट्रीज के मेंबर्स है, ठीक है, समझ रहे हो आप, इसी से पता चल रहा होगा इंटरनेशनली या ग्लोबली काम करता है, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज के मेंबर है ना, उनमें अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, उनकी इकोनॉमी किसी वजह से सही नहीं चल रही, उनका ट्रेड ठीक नहीं चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कोई टैक्स की प्रॉब्लम है, टैक्स जो है वो ठीक से नहीं लिया जा रहा है, नहीं हो रहा ठीक से, जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, मतलब उनको फाइनेंशियली स्टेबल रहे वो कंट्री, ठीक है। इसका मोटिव क्या है कि जो भी कंट्रीज है वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे, उनकी इकोनॉमी ना गिर जाए। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है, तो पाकिस्तान इनके पास बार बार जा रहा है, ये पाकिस्तान को बार बार बता रहे हैं आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। पाकिस्तान लोन लेने जाता है, तो ये कहते हैं कि हम आपको लोन जब देंगे जब आप ऐसे ऐसे करोगे काम, ये सब सही करोगे, ठीक है। जैसे अभी श्रीलंका की इकोनॉमी खराब चल रही है, तो श्रीलंका ने भी यहाँ से लोन लिया, अभी बांग्लादेश ने भी यहाँ से लोन लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में आपको वो भी बताता है मेजर्स भी, आप कैसे कैसे इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए, क्या करता है, ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आपकी स्टेबिलिटी है इसको बना के रखता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर टर्म जो होती है उसमें इसको वॉच डॉग ऑफ लिक्विडिटी बोलते हैं, वॉच डॉग ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, ठीक है। जब बैंकिंग, कहीं बैंक की बात हो रही है और वहां पे लिक्विडिटी बोला जाए ना, उसका मतलब है पैसों की बात हो रही है, कैश वाला जो पैसा होता है आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ लिक्विडिटी, है ना। मतलब ये सबके ऊपर नजर रखता है, वॉच डॉग का मतलब है सबके ऊपर ये नजर रखता है, सबको देखता रहता है, सबको ट्रैक करता रहता है, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है ना, उनकी फिर मतलब लिक्विडिटी मतलब पैसे के थ्रू मदद करता है, अगर उनको जरूरत है वो इनके पास आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेक इंटरनेशनल ट्रेड इजियर, है ना। कोशिश करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इजियर बना रहे, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करता है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बनी रहे कंट्रीज के बीच में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मान लीजिए हम कहीं से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और कंट्री से कुछ मंगा रहे हैं, है ना, किसी और कंट्री से, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी कंट्री से कुछ मंगा रहे हैं, ठीक है। तो हमको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हम अपनी करेंसी में तो उसको पेमेंट कर नहीं सकते, है ना। वो कंट्री जो है हमारा जैसे रुपये है इंडिया वालों का, और हमको मंगाना है, मान लीजिए यूएसए से कुछ मंगाना है हमको, तो हम उनको रुपये में तो दे नहीं सकते पेमेंट, है ना, हमको उनको डॉलर में देनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल करेंसी मानी गई है वो किसको माना गया है, यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी माना गया है, आपका जो यूएस डॉलर है, तो हमको उसी में पेमेंट करनी होगी। पर चलिए यहाँ तो यूएस ही था इसलिए हमने यूएस डॉलर में कर दी। और कोई कंट्री भी होती ना, जैसे मान लो कनाडा होता, यूके होता, यूएस होता, यूके होता, फ्रांस होता, कोई भी कंट्री होगी, उसको हमको डॉलर में पेमेंट करनी होगी। क्यों? क्योंकि जो है डॉलर को माना गया है इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है। उसी, अगर ये तो हमने एक्सपोर्ट करते समय उन्हें दे दी, है ना, फिर अगर हम ये तो हमने इंपोर्ट करते समय उनको दे दी, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने यहाँ से सामान किसी को बेच रहे हैं, तो वो इसी चीज में, क्योंकि इसे इंटरनेशनल करेंसी माना गया है, तो ये हमारे यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें उन्हें देनी पड़ती है, क्योंकि हम उनसे कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ लेते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको कुछ देते हैं तो हमको देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मान लीजिए आपने जो है एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर लिया, ले तो आप बहुत सारा रहे हो, इसका मतलब आपको पैसा भी बहुत सारा देना पड़ेगा, लेकिन आप किसी को बेच ज्यादा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप पैसे कमा नहीं पा रहे हो ज्यादा, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। दे तो आप पैसे बहुत सारे रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे, इनके बीच में तो डिफरेंस आ जाएगा ना, इनके बीच में तो डिफरेंस आ जाएगा। इस डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। अगर आपका, मान लो अगर आप पैसे दे ज्यादा रहे हो, इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, है ना, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो इनके बीच में जो फर्क आ जाएगा, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसे आप दे ज्यादा रहे हो और कम पा रहे हो, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि आप ले ज्यादा रहे हो पर दे कम रहे हो पैसे, मतलब इंपोर्ट जो है कम कर रहे हो लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि आप कमा ज्यादा रहे हो और खर्च कम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बना रहे, है ना, इस चीज पे लिए भी नजर रखती है। किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा है तो ये उसकी भी मदद करती है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सही बना रहे, इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड सही बना रहे, ठीक है। इस चीज पे नजर रखती है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंट्रीज का सही बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है इनकरेज हाई एम्प्लॉयमेंट एंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है इनकरेज हाई एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म
इनकरेज हाई एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी, है ना। ये क्या कोशिश करती है, एम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री में ज्यादा से ज्यादा रहे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा नौकरी बने कंट्रीज में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म जो इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो बनी रहे, मतलब जो इकोनॉमी जो है ना वो उनकी अच्छी बनी रहे, ठीक है। उनको कोई नेगेटिव चीज ना है, उसकी नेगेटिव जो उसकी इकोनॉमी है वो गिरे ना, है ना, खराब ना हो उसकी इकोनॉमी, है ना। इस चीज को भी ये इंश्योर करती है। अब हाई एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, लोगों के पास नौकरी होगी, लोगों के पास नौकरी होगी तो कंट्री में काम ज्यादा होगा, कंट्री में काम ज्यादा होगा तो पैसा भी ज्यादा कमेगा, पैसा भी ज्यादा बनेगा, है ना। और जो लोग अगर ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, उसमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हम दूसरे देशों को ज्यादा बेच पाएंगे, उससे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने लोगों के पास नौकरी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना जो है देश को हमेशा फायदा होगा, ठीक है ना। और जो प्रोस्पेरिटी है देश की, इकोनॉमी जो है उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर पैसा कम रहा है तो परेशानी कहां से आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, रिड्यूस पॉवर्टी ऑल अराउंड द प्लेनेट। प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है, प्लेनेट, ठीक है, अर्थ को बोला जा रहा है प्लेनेट, ठीक है। तो इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी मतलब जो गरीबी है ना, गरीबी को खत्म करा जा सके, रिड्यूस बिल्कुल हटा दिया जा सके। मतलब रिड्यूस का मतलब तो होता है घटाना, है ना। और अगर यहाँ इरेडिकेशन लिखा होता तो मतलब बिल्कुल खत्म कर देना। तो अभी जो इसका गोल है वो घटाना है ना, पहले घटेगा फिर तो धीरे धीरे खत्म होगा, जैसे जैसे कम होता चला जाएगा ऐसे ऐसे तो खत्म होगा। तो इसका गोल अभी क्या है, हटाना। तो यहाँ पर रिड्यूस लगा, इसका मतलब हटाना इसका जो है, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है पूरे प्लेनेट से, ठीक है, पूरे अर्थ पे चाहे किसी भी कंट्री में हो, उसको घटाना जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमने इसके 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ दिए। एक बार ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पहला ऑब्जेक्टिव है इनकरेज इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, कंट्रीज के बीच में जो है पैसों को लेके, जो बिजनेसेस को लेके, ट्रेड को लेके कॉपरेशन बढ़े, है ना, इंटरनेशनली कॉपरेशन अच्छी हो उनके बीच में, ठीक है। दूसरा इसलिए उनको इंकरेज करना, है ना। नेक्स्ट है आपका अश्योरेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, कंट्रीज की जो है पैसों को लेकर कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये इंटरनेशनली बात करता है, इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेक इंटरनेशनल ट्रेड इजियर, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अच्छा बना रहे। मैंने आपको यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, उतना ही पैसा हम एक्सपोर्ट करने में भी कमा सके, ठीक है। या तो बराबर हो या थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होगा, बराबर तो कभी होता नहीं है ना। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। पर अगर यहीं पे वो पॉजिटिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कमा ज्यादा रहे हैं, और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब ज्यादा जो दूसरी कंट्री है वो हमसे कम कमा रही है, ठीक है। उस मतलब हम खर्च कम कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये अच्छे से बनी रहे, और उसकी वजह से फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी अच्छा बना रहेगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी बनी रहेगी, इस चीज को भी ये इंश्योर करती है। नेक्स्ट, इनकरेज हाई एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो है एम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ज्यादा अच्छे से कंट्री जो है वो काम कर पाएगी, अच्छे से काम होगा तो अच्छे से बिजनेस हो पाएंगे, अच्छे से ट्रेड हो पाएंगे, उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी कंट्री के अंदर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वो बनी रहे, वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोल दीजिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है कंट्री की वो बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी ऑल अराउंड द प्लेनेट, जो भी पूरा प्लेनेट है, पूरे अर्थ की बात हो रही है, हर एक कंट्री की बात हो रही है, पूरे ग्लोब की बात हो रही है ना। जो पूरा ग्लोब है, जितनी भी कंट्रीज है, सब में वो क्या करे, पॉवर्टी मतलब गरीबी को घटाए, है ना। अभी घटाने की बात हो रही है, जब घटेगी धीरे धीरे जब तो बिल्कुल खत्म की जाएगी, तो घटाए यहाँ पे, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए चारों, है ना। अब आते हैं इसके फंक्शन पे, है ना। फंक्शन का मतलब है कि ये कैसे कैसे काम कर रही है फिलहाल, है ना, किस किस तरीके से काम कर रही है, कैसे कैसे जो इसका ऑब्जेक्टिव है इनको पाने के लिए काम किया जा रहा है इसका, ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अगर इसको समझे, मैं इसको फिर एग्जांपल देके समझाऊंगा सारा कुछ। पहले इस जो ये 3 शब्द लिख रहे हैं, इनका मतलब समझते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना, कि फाइनेंशियली मतलब जो पैसे से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी राय चाहिए, ये उसको प्रोवाइड करती है, ये उसको देती है, ठीक है। मान लीजिए कोई कंट्री है, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आ रही है। मैंने अभी आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है यहाँ पे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक है। तो ये कंट्री, ये जो है आपका, ये आईएमएफ जो है उनकी मदद करेगा, ठीक है। कैसे मदद करेगा, उनकी मदद करेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बना रहे, है ना, कैसे भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बने, है ना। आपको नई नई राय देगा, नए नए तरीके बताएगा, ऐसे करके आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, 90s में, है ना, 1990s में इंडिया गया था आईएमएफ के पास, ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट, जो हमारा फॉरेन करेंसी थी, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है, हमारे पास बहुत कम रह गए थे, रिजर्व होते हैं, सॉरी, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व होते हैं वो हमारे पास बहुत कम रह गए थे। क्यों? क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे, है ना। तो जो आपका वो है, जो आपका IMF है, ठीक है, उस टाइम इंडिया को लोन दिया और इंडिया से शर्त रखी कि आपको जो अपनी इकोनॉमी है वो खोलनी होगी, है ना, आपकी जो इकोनॉमी है वो खोलनी होगी, ठीक है। खोलने का मतलब है कि आप जो है दूसरी कंट्री को अपने यहाँ अलाउ करोगे, वो आपके यहाँ आए, बिजनेसेस करें, जिससे आप भी कमाओ, ठीक है ना। और फिर अपना जो एक्सपोर्ट है वो भी आपका बढ़े, जो आपके यहाँ ज्यादा सामान बनेगा तो आप ही तो उसको एक्सपोर्ट करोगे, कंपनी तो बना देगी, जो दूसरी कंपनी आएगी वो तो बना के पैसे कमा लेगी, बेच के अपने देश में, आपके देश में कमा लेगी पैसे, लेकिन आप जो सामान बनाए इसको बेच के आप उसको बाहर भेज के, है ना, वो पैसे कमाओगे ना, समझ रहे हो। आपकी जो नई नई कंपनी खुलेंगी वो भी प्रोडक्ट बनाएंगी, फिर आप ही तो उसको बाहर बेच के उससे पैसे कमाओगे, ठीक है। तो उसके बाद 1991 में इंडिया क्या लेके आया? LPG रिफॉर्म्स। LPG रिफॉर्म्स लेके आया इंडिया। LPG रिफॉर्म्स क्या है ना, ये जो LPG रिफॉर्म्स है ये लेके आए थे मनमोहन सिंह जी, जब आपके गवर्नर थे RBI के, सॉरी फाइनेंशियल मिनिस्टर थे जब, नहीं सॉरी फाइनेंशियल मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पे, RBI के गवर्नर थे वो आपके मनमोहन सिंह जी। उस टाइम पे LPG रिफॉर्म्स आए थे ना, ये LPG रिफॉर्म जो है RBI की शर्त के बाद ही लाए गए थे, ठीक है, समझ रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये मैं क्या बताता हूँ इसमें, ये कंट्रीज की बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे हैं, उस चीज के ऊपर ध्यान रखेगी, ठीक है। दूसरी चीज पे क्या ध्यान रखेगी है कि जो इंटरनेशनल रिजर्व होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया इंडिया के बहुत कम हो गए थे, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व होते हैं वो अच्छे से बने रहे, ठीक है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी होगी तो रिजर्व भी अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। मान लो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट मान लीजिए पॉजिटिव है ना, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब आप कमा ज्यादा रहे, तो आप कमाएंगे ज्यादा तो फिर आपका जो जो आपका जो जितना आप कमाएंगे वो आपके रिजर्व में जाएगा, है ना। जो आप फॉरेन करेंसी में कमाओगे किस में, मैंने आपको बताया डॉलर में कमाओगे, डॉलर में खरीदोगे कोई भी चीज, अगर डॉलर में खर्च करोगे डॉलर में कमाओगे, तो ये डॉलर जो है ये भी आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी रिजर्व में आएगा, तो जो आपका रिजर्व है वो बना रहे। दूसरा काम इसमें है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस का। तीसरा काम, जो आपकी करेंसी है जब वो स्टेबल रहे, है ना। अब करेंसी कैसे स्टेबल रहेगी? करेंसी स्टेबल रहने का मतलब, जैसे हम बात करते हैं इस टाइम पे एक जो US डॉलर है वो कितने 82 रुपीज के बराबर आता है ना, हमारे देश के 82 रुपीज 82 रुपये, और डॉलर जो है वो $1, ये दोनों ये बराबर है, ठीक है। तो अगर किसी को आप 82 रुपीज दोगे, है ना, 82 रुपए दोगे तो आपको $1 मिलेगा, ठीक है। ये जो है हमारी करेंसी की वैल्यू है फिलहाल। किसके अपेक्षा में वैल्यू है? US डॉलर के में। US डॉलर के अपेक्षा में हमने क्यों देखी है वैल्यू? क्योंकि US डॉलर हमारी जो है ग्लोबल करेंसी है, ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी है हमारी, ग्लोबल करेंसी है, इसलिए इसको उसमें देखी। तो जो हमारी स्टेबिलिटी है ये पैसे की, जो हमारा पैसा है ना, हमारा तो रुपये, तो इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी बने का मतलब कि डॉलर के और रुपीस के बीच में कम से कम डिफरेंस हो, जितना कम डिफरेंस होगा उतना हमको फायदा होगा, उतना हम डॉलर के पास पहुंच पाएंगे, और जितना हम डॉलर के पास पहुंच पाएंगे उतना हमको इजी होगा जो ये करने में और ट्रेड करने में। मान लो हमको किसी से कुछ खरीदना है, हमको उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। अब डॉलर हम तो बनाते नहीं है, हमारा RBI को बनाता नहीं है डॉलर, हम तो रुपये बनाते हैं, तो हमको पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब हमको पैसे तो बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन डॉलर हमको इस हिसाब से मिलेंगे, एक्सचेंज रेट जो ये एक्सचेंज रेट बोलते हैं इसको, एक्सचेंज रेट के हिसाब से, है ना। हमको रुपये के उसमें तो थोड़ा नुकसान होगा ना, मिलेंगे बराबर उसके, है ना, जितने हमने पैसे दिए, जितने के पैसे देने थे उसकी अपेक्षा में जितना डॉलर उस हिसाब से हमको मिल जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से तो पैसे ज्यादा गए ना, रुपया जो है वो ज्यादा गया ना हमारा, जो हमारी करेंसी है, तो जितना कम डिफरेंस होगा उतना हमको कम देना पड़ेगा, है ना, उतना ही ज्यादा हमको डॉलर मिलेंगे। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं, उतने ज्यादा हमको डॉलर मिलेंगे। तो हमारी जो स्टेबिलिटी है, जो हमारा पैसा है ये कम से कम हो, ठीक है, डॉलर की अपेक्षा में, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट और क्या हो सकता है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, जो इकोनॉमिक की हमारी की ग्रोथ है ये दर पर दर बढ़ती रहे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरे ना, ठीक है, इंक्रीज, है ना, जो ये ऊपर जो साइन जा रहा है इसका मतलब इंक्रीज, है ना, इसका मतलब इंक्रीज बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो इंक्रीज रहे, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ती रहे दिन पर दिन, ठीक है, घटे ना, ओके। चलिए नेक्स्ट इसका फंक्शनिंग देखते हैं। IMF सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? देखो आपने कई जगह देखा होगा, आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, या किसी कंपनी वगैरह में भी जा रहे हो, या मेट्रो पे भी, वहां पे कैमरे लगे हुए रहते हैं, है ना। वो कैमरे जो लगे रहते हैं आपके CCTV कैमरे, उनके पास में ऐसे बोर्ड सा लगा होगा, ऐसे करके यूं लगा रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है यू आर अंडर सर्विलेंस। इसका मतलब क्या है कि आप निगरानी में हो। सर्विलेंस का मतलब निगरानी रखना, ठीक है, आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है कैमरे से, जो कैमरा है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे आईएमएफ की निगरानी की बात हो रही है, आईएमएफ की सर्विलेंस की बात हो रही है। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं, इससे फंक्शन क्या बताना चाह रहा है, इससे बताना चाह रहा है कि आईएमएफ जो है वो नजर रखता है, निगरानी रखता है किसके ऊपर, जो कंट्रीज इसकी मेंबर है ना, उनके ऊपर निगरानी कैसे रखता है, ये देखता है कि इनके जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा, पैसों का जो सिस्टम है, ट्रेड अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, ये सब ये चेक करता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है कि नहीं, ये चेक करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है कि नहीं, ये चेक करेगा। ट्रेड अच्छे से हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है ये चेक करेगा। अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी हुई है ना, वो ठीक बनी हुई है कि नहीं बनी है, ये सब चेक करेगा, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या है, चेक करेगा सब कुछ, है ना, सब चीज पे सर्विलेंस रखेगा, सब चीज पे निगरानी करेगा। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, निगरानी कर ली, अब इसका कुछ होना भी तो चाहिए, खाली निगरानी करके क्या फायदा, है ना। मान लो मैं कुछ देख रहा हूँ, देख के बस ठीक है चला गया मैं यहाँ से, तो कोई फायदा थोड़ी हुआ देखने का, सामने देखने का मेरा। अगर मैं उसको देख के कुछ कर रहा हूँ तो कुछ फायदा है ना उसका। तो पहले तो सर्विलेंस में पहला पॉइंट है कि निगरानी रखेगा ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है फिर जो गवर्नमेंट होंगी वहां की, तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो वहां के सेंट्रल बैंक होंगे, सेंट्रल बैंक मतलब जो बैंक ऑफ ऑल बैंक को क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, जितने भी नीचे बैंक होंगे ना सब, सबसे उनका हेड कौन है, आरबीआई। तो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन हुआ, हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक हुआ आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी सारा कुछ बैंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं, जो भी नए रूल आते हैं, सब कुछ होता है, कौन लाता है, आरबीआई लाता है ना, आरबीआई लाता है ना। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको बताएगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर को बताएगा, या गवर्नमेंट जो भी हमारी, सबको बताएगा कि आपको ये पॉलिसीज लानी है, आपको टैक्स जो कलेक्ट करने की ये प्रक्रिया अपनानी है, इस चीज पे टैक्स लगाना है। जैसे यहाँ पे हमको बताया था कि आपको जो अपनी इकोनॉमी खोलनी होगी, है ना, 91 में जब हम लेने गए थे पैसे, जब हमको बताया था आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी होगी इंडिया को, तो हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, इसी उसमें तो लाए थे जब इन्होंने बताया था हमको। तो जो है हमको इन्होंने बताया ना, हमारी जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने देखी प्रॉब्लम क्या चल रही है इनके यहाँ, फिर उसको रिजॉल्व करने का तरीका भी बताया। इसी तरह ये सर्विलेंस रखता है, उसकी नजर रखता है क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से प्रॉब्लम है, फिर उसको दूसरा उसको सॉल्व करने का तरीका भी बताता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। फिर तीसरा क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट। जो कैपेसिटी है उनकी बैंक्स नहीं सॉरी, जो कंट्रीज की कैपेबिलिटीज है वो डेवलप कैसे हो, ठीक है, उनको कैसे डेवलप करे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको क्या बताया, ये असिस्टेंस देता है ना, बताता है कि ये चीज है, इन सब चीजों को देखता है और देखता है कि कहाँ का कमी है, इसमें सर्विलेंस करता है, देख ली सब चीज अच्छे से, समझ ली क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो देखेगा, ऊपर से देखेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है कंट्री में, है ना। और किस किस चीज पे देखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम देखता है, और आपका करेंसी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम देखता है, इंटरनेशनल जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उनकी प्रॉब्लम देखता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लगातार कि नहीं हो रही, इस चीज को देखता है ना। पर जब देख ली उसके बाद उसको पता चला हाँ जी यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है ना, उसके बाद क्या करेगा, देखने के बाद उसकी पूरी प्रॉब्लम समझेगा, उसको पूरी पे सर्विलेंस करेगा, उसको पूरी ए टू जेड तक देखेगा कैसे इसको सॉल्व करा जा सकता है, कैसे प्रॉब्लम आई, कैसे कैसे कहाँ कमी हो रही है, कहाँ लैग कर रही है कंट्री, फिर उसको बताएगा, ठीक है ना। अब बता दिया उसने, है ना, अब कंट्री को उसने बता दिया, तो उसके बाद उसे समझाना भी तो पड़ेगा कैसे कैसे होगा, है ना। बता तो दिया आपने, मान लो मैंने किसी से कह दिया, कोई मेरे सामने खेल रहा है, वो ठीक से खेल नहीं रहा, मैंने उससे कह दिया कि ऐसे नहीं ऐसे खेलो, है ना, और उसे नहीं आता कैसे खेलना है ऐसे, वरना वो ऐसे खुद ही खेल सकता था, तो उसे बताना पड़ेगा ना हमको कैसे नया शॉट, जैसे क्रिकेट में नया शॉट कैसे इन्वेंट करना है, वो तो सामने वाला है वो बताएगा ना आपको, कैसे ये वाला शॉट खेलते हो, ऐसे ये वाला। फिर आप प्रैक्टिस करोगे, आप ट्रेनिंग करोगे पहले, तो प्रैक्टिस करोगे बार बार ट्रेनिंग के दौरान, जब आपको करना आएगा वो। तो यही क्या करता है, कैपेसिटी डेवलप करने में मदद करता है कि कैसे जो आप जो इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो ये ट्रेनिंग देता है, पहला पॉइंट ट्रेनिंग देता है, ठीक है। ये आपको असिस्ट करता है कि आपको ये चीज करनी है, ठीक है। जो आपका सेंट्रल बैंक है उसको ये करना है ना, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इंडिया का, आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उनको ये करना है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी, इस टाइम पे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, आपको ये करना है, इन सबको असिस्ट करता है। या फिर कोई और इकोनॉमिक अथॉरिटी है, जैसे है ना, कोई भी इकोनॉमिक अथॉरिटी है, उसको असिस्ट करता है, मतलब बताता है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, सब कुछ। दूसरा, उसके बाद क्या करता है, कंपनी को जो कंट्रीज हैं उनको पैसे प्रोवाइड करता है कि आप कैसे काम करोगे। मान लीजिए अब ये सब तो उसने कर लिया, चेक कर लिया, पूरी सर्विलेंस कर ली, बता दिया तरीका, ट्रेनिंग भी दे दी। अब मान लीजिए कोई भी चीज चेंज होगी, उसमें पैसा लगेगा, पैसा भी तो होना चाहिए, फिर पैसा प्रोवाइड करेगा उनको, कंट्रीज को पैसा प्रोवाइड करेगा। फिर पैसा जब कंट्री के पास आएगा, जब भी तो आगे इंप्लीमेंट कर पाएगी सब चीज को। करना तो आ गया, लेकिन आगे करने के लिए तो पैसा चाहिए, है ना। तो पैसा प्रोवाइड करता है ना, एड प्रोवाइड करता है, पैसा जो भी है उसको जरूरत है वो प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है ना। जो भी उसमें जो
उसकी बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए पैसा चाहिए। मान लो बहुत पुरानी जो है टेक्निक से हम बैंकिंग कर रहे हैं ना, बैंक हमारे बहुत पुरानी टेक्निक से काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, मैनुअली काम कर रहे हैं, हाथों से बना रहे हैं सारा कुछ, कंप्यूटर नहीं है हमारे पास। उससे क्या होगा, कंप्यूटर जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर देगा, हमारे हाथ से इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना इतनी जल्दी। इतना सारा डाटा कैसे सेव होगा, फिर फाइल बनाते रहो, इतने बड़े बड़े रजिस्टर बने रहते थे बैंक में, ठीक है। अब जो है सारा डाटा उसमें सेव हो जाता है, रजिस्टर अब भी रहते हैं लेकिन सारा डाटा कंप्यूटर में सेव हो जाता है ना। आपको कहीं बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेन से लिखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब टेक्नोलॉजी कैसे आएंगे, जब पैसा होगा, है ना, पैसा होगा जब तो आएंगे ना सब टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए पैसा जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, पैसा प्रोवाइड करेगा, उसको पैसा आप कैसे यूज करोगे ये भी बताएगा, ठीक है। और क्या बताएगा, एक तीसरा गोल क्या है, एसडीजी होती है एक चीज, क्या होती है आपकी एसडीजी। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये जो है यूएन में, यूएन की एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग कब हुई थी यूएन की, ब्राजील में मीटिंग हुई थी या अर्जेंटीना में, हाँ अर्जेंटीना में मीटिंग हुई थी, है ना। उस टाइम पे जो है ये लाए गए थे, है ना, एसडीजी गोल जो है आपके, ठीक है। तो ये जो एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं इनको, ये 17 है टोटल, ठीक है। तो कंट्री जो है इनको 17 को 2013 तक खत्म करना है, 2030 तक, 2030 तक पूरा अचीव करना है, पूरा खत्म करना है, पाना है, ठीक है। ये जो है यूएन ने शर्त रखी हुई है, ठीक है। कंट्रीज की इसमें बहुत सारी है कि पॉवर्टी को खत्म करना है, मतलब गरीबी को खत्म करना है, हर किसी के पास जॉब हो, हर कोई अच्छा खाना खाए, ऐसे करके इसमें बहुत सारे, इन्वायरमेंट की मदद की जाए, इन्वायरमेंट स्वच्छ बने, ठीक है, सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम ना हो, बीमारी वाले सेक्टर, हेल्थ सेक्टर पे काम करना है ना, ऐसे करके इसमें 17 गोल है, 17 है ना एसडीजी में। तो इनको अच्छे से पा सके, है ना, इनको पाने के लिए जब ये सब करना है, हेल्थ हेल्थ आपका सिस्टम, हेल्थ आपका सेक्टर है, उसको इंप्रूव करना है ना, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा, है ना। उसको इंप्रूव करने के लिए जब तो नए नए हॉस्पिटल बनेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाएंगी, है ना, नई टेक्नोलॉजी का इजाद होगा, कैसे होगा, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाएंगी, डिस्कवर की जाएंगी, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसमें भी इनकी मदद करता है कंट्री से, ठीक है। ये इसके 3 फंक्शन हो गए। क्या क्या फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन पहले ट्रैक करता है, ठीक है, ट्रैक करता है, देखता है कंट्री के अंदर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कंट्री के अंदर कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कंट्री के अंदर कोई जो आपकी वो है करेंसी वो स्टेबल है कि नहीं है, कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व है वो है कि नहीं है, उसको ठीक है, जितने चाहिए उतने है कि नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि 2 दिन बाद ही खत्म हो जाएंगे उसके फॉरेन रिजर्व, कल को मान लो किसी से कहीं मंगा लिया, किसी से कुछ मंगा लिया और उसकी पेमेंट करिए खत्म, ऐसा तो नहीं है, इतनी बुरी हालत नहीं है किसी कंट्री की, ठीक है। जैसे ही पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, ये बोल दिया उनके फाइनेंस मिनिस्टर है कि 2 दिन में हमारे फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएंगे, 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर कभी किसी से लोन लो, किसी से लोन लो, कहीं जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं, ये सब चल रहा था उनका। तो इस सब पे जो है ट्रैक करता है ये आईएमएफ आपका। पाकिस्तान जो है आईएमएफ के पास जाता है तो आईएमएफ उन्हें पैसा नहीं देता। क्यों नहीं देता आईएमएफ उनको पैसा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो आईएमएफ की बात नहीं सुनता, जो बताता है आईएमएफ को आपको ये इंप्रूव करना है, उनके ऊपर काम नहीं करता। और जो आपका पाकिस्तान है क्या करता है, आईएमएफ ने पैसे दिए पाकिस्तान को और वो पैसे सब करप्शन में मंत्री खा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर खा गए, है ना, फिर आर्मी खा गई, आर्मी के लोग खा जाते हैं, जनरल वगैरह उनके, ठीक है, आर्मी की ज्यादा चलती है उनके यहाँ, आर्मी के लोग खा जाते हैं उनके पैसे को, और जो जिस काम के लिए दिए होते हैं वो काम होता नहीं है, इसलिए आईएमएफ जो है इनको पैसे बहुत कम देता है। कभी मान लो यूएस वगैरह या यूरोप की किसी कंट्री ने थोड़ी सी सिफारिश कर दी, यूएस वगैरह ने सिफारिश कर दी तो मिल जाते हैं, वरना आईएमएफ इनको लोन नहीं देता है, ठीक है, समझ गए ना। और ये यूएसए वगैरह की क्यों सुनता है आईएमएफ, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे पॉइंट आएंगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, ये सब पे ट्रैक रखता है कि क्या क्या प्रॉब्लम, किस चीज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरे में बताया मैंने कि ट्रैक रखने के बाद, उसकी निगरानी करने के बाद ये देखता है ये प्रॉब्लम, कोई जैसे कोई प्रॉब्लम मिल गई तो ये क्यों आ रही है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी पूरी जो है पूरी नॉलेज देता है, पूरी डीपली इसको पढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सजेशन देता है इसको कैसे सही करा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, पैसे प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग कराता है ना, ट्रेनिंग कराता है, पहले जो भी चीज इसमें जो भी सजेशन दिए उनके बारे में सिखाता है लोगों को, जो कंट्रीज है उनको सिखाता है, उसके बाद पैसे प्रोवाइड करता है, इसको कैसे कैसे करना है ना। फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको भी अचीव करने के लिए पैसे प्रोवाइड करे या कैसे प्रोवाइड करने हैं उनको, उस चीज में भी असिस्टेंस देता है, ठीक है ना। तो ये इसके 3 फंक्शनिंग के तरीके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, आईएमएफ के बारे में SDR, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसी के ऊपर SDR के ऊपर ही पूरा सारा कुछ काम करता है आईएमएफ। क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, जो आईएमएफ होता है ना आपका, जब ये कंट्रीज को पैसा देता है ना, तो ये पैसा नहीं देता है ना, मतलब पैसा तो देता है
पर वैसे करेंसी नहीं देता है कोई, है ना। कैसे देता है, ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है। इसका काम करने का तरीका है कि जो भी इसके मेंबर कंट्री है ना, यहाँ 190 इसकी कंट्री है, मेंबर कंट्री है, तो ये क्या करेगा, उन सबको 190 की 90 को, ये इन कंट्रीज के पास कुछ कुछ परसेंट के हिसाब से, है ना, स्टेक्स होते हैं आईएमएफ के, ठीक है। और जो जो स्टेक्स होते हैं ना, वो जो है उनके हिसाब से इनको ये जो एसडीजीज है, एचडीआर है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट, वो मिलते हैं, है ना। ये कंट्रीज को खरीदने पड़ते हैं एसडीआर। कैसे खरीदे जाते हैं, तो ये जो है इसमें पांच करेंसी हैं आईएमएफ पे इस टाइम पे। अभी पिछले 2018 से पहले 4 हुआ करती थी, और फिर 2018 में चाइना को भी ऐड कर दिया गया, तो 5 हो गई, ठीक है। कौन कौन सी करेंसी है, यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर। यूई की करेंसी क्या है, ईयू की, यू मतलब यूरोपियन यूनियन, पाउंड। चाइना की करेंसी क्या है, रेमबीबी, है ना, चाइना की करेंसी है। जापान की क्या है, येन, है ना। और यूके की क्या है, यूके की भी पाउंड है, यूके पाउंड है ना। तो इनकी जो करेंसी है, ये करेंसी जो है यूज होती है किसमें, जो आपका आईएमएफ है, इन्हीं की करेंसी फिलहाल यूज होती है, ठीक है। इंटरनेशनली सब कंट्रीज को इन्हीं की करेंसी इस्तेमाल करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, डॉलर जो है वो बिजनेस में यूज किया जाता है, और इसमें आईएमएफ का कोई भी काम होगा तो इन पांचों की करेंसी यूज की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये खरीदना है ना, कोई भी एसडीजी जो ये सॉरी एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट आपको खरीदना है, ये समझ लो एक पीस ऑफ पेपर है ना, ये पेपर का पीस है ना। आपको उस पर लिख के मिल जाएगा कि आपने इतने इतने ड्राइंग राइट्स खरीद लिए, है ना। आपको आपके पास इतने ड्राइंग राइट्स है ना, आपको खरीदने होंगे। वो कैसे खरीदोगे कि मान लो एक ड्राइंग है, एक ड्राइंग राइट है, एक ड्राइंग राइट की कीमत मान लो यूएस डॉलर में $10 है ना। उसी वही जो आपका यू है, मतलब पाउंड है, उसमें 9 पाउंड है ना। चाइना की रेमबीबी में 20 रेमबीबी है ना। जापान की येन में 30 येन है ना। यूके की में भी 15-16 वो है आपका पाउंड है ना। तो अगर आपको एक वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, एक ये चाहिए स्पेशल ड्राइंग राइट, है ना, तो उसके लिए आपको उसके हिसाब से जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे। अगर आप यूएस डॉलर में दे रहे हो, आपको ₹10 देने पड़ेंगे। ईयू के जो पाउंड है उसमें दे रहे हो, यूरोपियन यूनियन का, तो 9 आपको पाउंड देने पड़ेंगे, है ना। इसी तरह रेमबीबी में दे रहे हो, मैंने कितना बताया, 20 रेमबीबी बताया, तो 20 रेमबीबी आपको देना पड़ेगा एक ड्राइंग राइट के लिए, ठीक है ना। तो जिस उसमें आप पेमेंट कर रहे हो जिस भी करेंसी में, इन पांचों में से, उस हिसाब से जितना उसका जो आपका ड्राइंग राइट है उसका जो भी प्राइस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और उसको उस हिसाब से वो मिल जाएंगे, आपको ड्राइंग राइट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 10 चाहिए तो 10 के हिसाब से पेमेंट कर दो। अब मान लो आपके पास इन पांचों में से कुछ भी नहीं है करेंसी, तो कैसे करोगे पेमेंट, है ना। आपके पास अपनी करेंसी है ना, जैसे इंडिया है, इंडिया की करेंसी इन पांचों में है नहीं, रुपी तो है नहीं इनमें, तो इंडिया को अगर रुपी में पेमेंट करनी है तो कैसे करेगा, इंडिया को पहले एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। इनमें से किसी में भी एक्सचेंज करा सकता है इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया में भी, सेंट्रल बैंक हो या कोई और बैंक हो, है ना, बहुत सारे एयरपोर्ट पे भी तो एक्सचेंज होते हैं, बहुत पैसे एक्सचेंज होते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट वाला काम है, तो ये तो एयरपोर्ट पे नहीं कराएगी, तो एयरपोर्ट पे तो उनके लिए होता है, कोई बाहर से घूमने आया है तो उसको अपनी करेंसी जो है इंडिया रुपी में कन्वर्ट करानी है, उनके लिए होता है। या इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो वो करा लेगा ऐसे, ठीक है ना, वो तो इसलिए होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो करेंसी जो एक्सचेंज होती है ना, ये बहुत जगह होती रहती है ना। तो ये जो है, जो हमारा जैसे रुपी है, हम रुपी जो है, रुपी को इनमें इनके हिसाब से किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करा लेंगे। जैसे हमने यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराया, कन्वर्ट करा के फिर दे दिए कि जी इतने हमको स्पेशल ड्राइंग का राइट चाहिए, ये इतने इनके पैसे हैं, वो पैसे ले ले, वो पैसे वो ले लेंगे और हमको ड्राइंग राइट दे देंगे, आईएमएफ पैसे ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमको स्पेशल ड्राइंग राइट मिलता है। तो ये कोई पैसा नहीं होता है ना, ये समझ लो पीस ऑफ पेपर होता है। लेकिन इस पीस ऑफ पेपर को पता क्या बोला जाता है न्यूज़पेपर टर्म में, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल गोल्ड, है ना। क्योंकि ये गोल्ड की तरह ही हो गया, आपके पास जो पेपर आ गया इसी से आपको पैसे मिलेंगे जब आईएमएफ से आप पैसे लोगे, समझे आप। तो ये इसको पीस ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल गोल्ड भी बोला जाता है, पीस ऑफ गोल्ड नहीं, आर्टिफिशियल गोल्ड, जो पीस ऑफ पेपर होता है इसको। तो अब हम देखते हैं, मैंने आपको समझा दिया स्पेशल ड्राइंग राइट कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जब हमको पेपर मिल गया तो हम उससे आईएमएफ से लोन कैसे लेंगे, है ना, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले हम ये देख लेते हैं एक बार स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट में क्या है, सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स डिफाइन एंड मेंटेन बाय आईएमएफ, है ना। तो जो आईएमएफ है उसके द्वारा डिफाइन मतलब उसकी परिभाषा दी गई है, बताई गई है क्या होता है ना। और मेंटेन भी आईएमएफ के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्यों बोला है फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारे पास ये होगा, हम इसको देंगे तभी हमको डॉलर मिलेगा, है ना, डॉलर मिलेगा, या फिर यूएस का पाउंड मिलेगा, चाइना का रेमबीबी मिलेगा, जापान का येन मिलेगा, है ना। ये जो मिलेंगे जब हम वो पेपर दिखाएंगे जब भी मिलेंगे ना हमको, उस हिसाब से पैसे मिलेंगे ना, जितने जितने हमको पैसे चाहिए, है ना। हमारे पास मान लो 100 ड्राइंग राइट्स है ना, और उनकी कीमत यूएस डॉलर में 1 बिलियन है ना, और हमको कम चाहिए, मान लो 1 मिलियन चाहिए, तो हम उसी के हिसाब से जितने के वो राइट्स बैठ रहे होंगे ड्राइंग राइट्स, उतने देके और उतने पैसे ले लेंगे यूएस डॉलर में 1 मिलियन, ठीक है। तो
जो है ये फॉरेन एक्सचेंज की तरह काम करता है, क्योंकि हम उनको पेपर देंगे, जो पेपर हमारे पास होगा, पेपर जो स्पेशल ड्राइंग राइट वाला होगा, और हमको पैसे देंगे, ठीक है ना। तो ये स्पेशल जो है सप्लीमेंट्री एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरह काम करेगा, ठीक है ना। जो जिसकी परिभाषा जो है, परिभाषा का मतलब जो बताता है, इसको आईएमएफ बताता है क्या होता है। आईएमएफ ने इसको इंट्रोड्यूस किया है ना एसडीजी को, तो एसडीआर को बार बार एसडीजी निकल जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो मैंने अभी यहाँ बताया था, बार बार मुंह से निकल जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसडीआर की, स्पेशल ड्राइंग राइट की, ठीक है। आईएमएफ भी बताएगा ना, क्योंकि आईएमएफ ने इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया है, और जो मेंटेन करता है वो भी आईएमएफ ही करेगा, क्योंकि आईएमएफ की है, ये करेंसी की तरह यूज हो रहा है आईएमएफ की, तो फिर मेंटेन भी वही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसडीआर, सस्टेनेबल स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज अ करेंसी, इज नॉट अ करेंसी। ये नॉट लिखा है इतना बड़ा बड़ा नॉट, मैंने आपको बताया अभी ये करेंसी नहीं होती है, इज नॉट अ करेंसी, नॉट करेंसी नहीं होती है। इंस्टेड रिप्रेजेंट अ क्लेम टू करेंसी हेल्ड बाय आईएमएफ मेंबर्स फॉर विच दे में एक्सचेंज, ठीक है। ये मार्कर जो है थोड़ा सा लीक कर गया है, तो यहाँ पे शायद ये गलती से वो ड्रॉप कर गई है, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिएगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एसडीजी जो है वो कोई करेंसी नहीं है, पहली लाइन पे ये कह रही है कि एसडीजी जो है वो कोई करेंसी नहीं है, बट ये उसके अपेक्षा, उसके इंस्टेड मतलब उसके अलावा क्या है, ये क्लेम होता है। क्लेम मतलब जैसे मान लो मेरे पास एसडीजी है $10 बिलियन के, तो मेरा $10 बिलियन का क्लेम है आईएमएफ के ऊपर, कि मैं कभी भी ये सारे एसडीजी रख के $1 बिलियन ले, $10 बिलियन ले सकता हूँ, क्योंकि $10 बिलियन का मेरा क्लेम है। मैंने $10 बिलियन के हिसाब से जो जैसे मेरे पास 100 वो है एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो उनके हिसाब से मैंने पैसे दिए होंगे, जो 100 है मेरे पास, तो मैं उन्हीं के हिसाब से कभी भी पैसे ले सकता हूँ। ये आईएमएफ के ऊपर क्लेम हो गया ना, कि मैंने आईएमएफ को पैसे देके खरीद लिए, अब मैं उनको कभी भी देके और पैसे ले सकता हूँ अपने, ठीक है, जितने मुझे जिस हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो ये क्लेम की तरह काम करता है, क्लेम की तरह एक करेंसी होती है, किसपे, आईएमएफ के ऊपर। आईएमएफ के ऊपर जो क्लेम होता है, आईएमएफ के मेंबर जो है उसको यूज करते हैं, किस लिए, अगर कहीं कभी भी एक्सचेंज करना हो, मतलब एसडीआर देके, स्पेशल ड्राइंग राइट्स देके और पैसे लेने हो, ऐसे एक्सचेंज के लिए इसको कभी भी जो मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ की वो यूज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है वैल्यू ऑफ एसडीआर डिफाइंड बाय वेटेज करेंसी बास्केट, है ना। अभी करेंसी बास्केट क्या है, करेंसी बास्केट का मतलब है एक बास्केट है और उसमें जो करेंसी रखी है, जैसे मान लीजिए ये जो बास्केट है एक हमारे पास ऐसे ही कोई एक टोकरी है, उसमें कौन कौन सी करेंसी है जो ये यूज करता है आईएमएफ, यूएस की, ईयू की मतलब यूरोपियन यूनियन की, चाइना की, जापान की, यूके की, इन सब की करेंसी को यूज करता है ना। तो इस बास्केट में इन सब की करेंसी रखी हुई है ना, उसी के हिसाब से हमको सब कार्य जो भी काम है इसमें करना होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका जो अमाउंट, इसकी जो पैसे बताए जाते हैं एसडीआर के, वो इनके हिसाब से बताए जाते हैं जो करेंसी होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए एक जो एसडीआर है वो इतने $10 का है, तो हमको उससे लेना है, खरीदना है एक एसडीआर को, तो $10 देने पर $10 देने पड़ेंगे, यूएस डॉलर, 10 यूएस डॉलर। तो उसका जो है जो एसडीआर की जो अमाउंट है, कितने रुपए का एसडीआर है, वो कहां से पता चला हमको पता चला जो $10 जो है हमारे पास, उससे कि इसकी कीमत एक जो वो है जो आपका एक एसडीआर है उसकी कीमत कितनी है, $10 है, ठीक है। ये हमको पता चलता है इससे। तो जो वेट पता चलता है ना कि कितना है इसका वजन, वजन का मतलब कितना है इसकी वैल्यू कितनी है इसकी, है ना, वो किससे पता चलता है, जो करेंसी बास्केट में करेंसी है उनसे, ठीक है। करेंसी कौन कौन सी है मैंने आपको नीचे पांचों बता दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ मेंबर्स हेल्ड एसडीआर विद आईएमएफ, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक होंगे ना किसी भी कंट्री के, उनके पास ही एसडीआर रखे हुए होंगे, ठीक है। जैसे एसडीआर कंट्री ने खरीद लिए तो सेंट्रल बैंक के पास वो चले जाएंगे, उनकी तिजोरी में रखे रहेंगे, ठीक है। जब जरूरत होगी सेंट्रल बैंक निकाल के गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट जो है उधर आगे जमा करके और पैसे ले लेगी, ठीक है ना। विच दे यूज टू एक्सेस फंड फ्रॉम आईएमएफ, है ना, जिनको ये यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, जब आईएमएफ से फंड लेना होता है, ठीक है, जब आईएमएफ से पैसे लेने होते हैं। वही ना मैंने अभी आपको बताया, ये सेंट्रल बैंक के पास एसडीआर रखे रहते हैं और फिर ये उनको देके जब सरकार को पैसे की जरूरत है तो सरकार को ये एसडीआर दे देंगे और एसडीआर आगे जमा करके जो सरकार है पैसे ले लेगी उनके एक्सचेंज में, ठीक है। अब बात करेंगे हम पैसे देता कौन है ना। एसडीआर तो हमने खरीद लिए तो हमने पैसे दे दिए, है ना, एसडीआर हमारे पास आ गया, पर जब हमको पैसे चाहिए तो एसडीआर हम गिरवी किसको रखेंगे, आईएमएफ को रखेंगे या किसी और को रखेंगे। देखिए आईएमएफ का इसमें कुछ नहीं होता है पैसे देने का, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग एसडीआर खरीद लिए, जितने जिसको खरीद लेते हैं ना। जैसे इंडिया ने कुछ खरीद लिया, इंडिया के पास मान लीजिए 20 एसडीआर है, ठीक है, और जापान के पास है 40 एसडीआर, ठीक है।
अब इंडिया को कुछ रुपए की जरूरत है, उस हिसाब से एसडीआर इंडिया अपने उठाएगा और जापान पे के पास गिरवी रख देगा, और जापान उनकी जितनी अमाउंट बनेगी उतने हमको पैसे दे देगा, ठीक है। फिर हम उनसे अपना काम कर लेंगे जो भी पैसे से, और फिर जो आपकी इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट के साथ बाद में वापस कर देंगे। तो जापान इससे क्या कमा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है, और हमारा काम जो काम हो जा रहा है, जो हमने लोन लिया है, ठीक है, उसके हमारा जो काम जिस चीज के लिए लोन लिया था वो हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज का काम हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें आईएमएफ कुछ नहीं करता, कंट्रीज जो है, जो मेंबर कंट्रीज है, वो आपस में एसडीआर एक्सचेंज करके लोन रख के एक दूसरे के ऊपर, और वो लेती है पैसे, ठीक है, वो देती है पैसे एक दूसरे को। इसी तरह जब मैंने आपको बताया पाकिस्तान को आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है ना, पाकिस्तान को आईएमएफ लोन नहीं दे रहा, तो उसमें कोई कंट्री राजी नहीं हो रही आईएमएफ जो पाकिस्तान है उसको लोन देने के लिए, उसके आईएमएफ लेने के लिए, पाकिस्तान के गिरवी रखवाने के लिए उसके आईएमएफ जो आईएमएफ सॉरी जो इसके एसडीआर है, ठीक है, एसडीआर मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है उसके, कोई कंट्री गिरवी रखवाने को तैयार नहीं हो रही है, ठीक है ना। जब तो इस वजह से यूएसए ने थोड़ी मेहनत करी, यूएसए ने थोड़ा वो किया, उसके बाद उनको लोन मिला, उसके बाद कोई कंट्री मानी, ठीक है। या कुछ यूएस ने ले लिए, कुछ और कंट्रीज ने ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एसडीआर काम करता है पूरा। तो आशा है मेरे को आपको पूरा एसडीआर समझ में आ गया होगा। तो अभी तो हमने क्या पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन, कब ये बना था, कब ये स्टार्ट हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जी ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन क्या है, उसके बाद हमने स्पेशल ड्रॉइंग राइट पढ़े। अब ये 3 टॉपिक रह गए, क्या क्या रह गए, इंडिया एंड आईएमएफ, है ना, इंडिया के साथ आईएमएफ के कैसे संबंध है, क्या सब कुछ चल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आगे जो है आईएमएफ को क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या क्या है, आईएमएफ को आगे करना क्या चाहिए, किस चीज में क्या करना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म आईएमएफ के हो रहे हैं उसमें आईएमएफ को क्या करना है ना। बहुत सारी गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ, कोई चीज परफेक्ट होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ सब में होती है, तो जो आईएमएफ में गड़बड़ है उनको कैसे सुधारेगा आईएमएफ, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी, एक मिनट रुक जाइए, मैं वो जो आप ये 3 पॉइंट है इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं शुरू, ठीक है। जो हमारे 3 टॉपिक थे उनको शुरू करते हैं। क्या क्या थे, हम क्या बात करने वाले हैं, इंडिया और आईएमएफ के बारे में, इंडिया और आईएमएफ के कैसे संबंध है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है आईएमएफ की, ये बात करेंगे, और वे फॉरवर्ड इसको आगे क्या क्या काम करना है इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इंडिया के और आईएमएफ के संबंध कैसे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। इंडिया जो है एक इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक है, ठीक है। जब ये बना था ना आपका, जब ये बना था आपका आईएमएफ, तो उस टाइम पे इंडिया भी इसका मेंबर हुआ करता था, ठीक है। मतलब इंडिया भी था उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज में इसको बनाया था, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया भी इसका मेंबर था। कब बनाया था, 1944 में बना था ये, ठीक है ना। इंडिया जो है भले ही उस टाइम पे इंडिया आजाद नहीं था, लेकिन यूके था ना उस टाइम पे, यूके ने जो है इंडिया की रिप्रेजेंटेशन दी थी, ठीक है ना वहां पे। और जब से इंडिया आजाद हुआ है, जब से लगातार इसका सीधे सीधे इंडिया मेंबर बन गया था, ठीक है ना। 47 से इंडिया लगातार इसका मेंबर है, ठीक है ना। मतलब जो 44 में ही बना था, तो यूएसए जो यूके है आपका, इंग्लैंड जो है उसने, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया की रिप्रेजेंटेशन वहां पे दी थी, ठीक है। इंडिया से जो कुछ इकोनॉमिस्ट गए थे इसकी मीटिंग में जो हुई थी, ठीक है। उसके बाद से जैसे इंडिया 1947 में वो हुआ है आपका, इंडिपेंडेंट हुआ था, ऐसे इंडिया डायरेक्टली इसका मेंबर बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, कब हुआ इंडिया 47 में, 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया ना इंडिया को। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज अ सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज, ठीक है, एंड आईएमएफ हेल्प, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया आजाद हो गया, उसके बाद इंडिया को बहुत सारे जो है वो इश्यूज हुए, बहुत सारे जो है सीरियस परेशानियां, बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम आई बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके। क्यों आई, देखो पैसा बचा नहीं हो, जब आपको ब्रिटेन यहाँ से छोड़ के गया, आपका जो इंग्लैंड है यहाँ से छोड़ के गया इंडिया को, तो कैसी स्थिति थी, देश को 2 हिस्से में बांट गया, है ना। लोग एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पंजाबी ये सब दंगे चल रहे हैं, सिख वगैरह सबके दंगे चल रहे हैं, ठीक है। वो तो छोड़ के भाग गया, है ना। लोग जो है इलिटरेसी रेट बिल्कुल नहीं है, कोई 4-5 लोग परसेंट लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मुश्किल से 4-5% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, है ना, ठीक है। नौकरी किसी के पास है नहीं, फैक्ट्री कोई है नहीं, फैक्ट्री कोई है नहीं, जो पैसे कमा रहा है वो या तो खेती से कमा रहा है, या ठीक है ना। तो बिल्डिंग कोई नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है। तो फिर कहां से कुछ होगा, है जब कुछ बन ही नहीं रहा इंडिया में, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ बन नहीं रहा, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है,
आप जो एक्सपोर्ट करते हो, जो इंपोर्ट करते हो, अगर आपका पॉजिटिव में है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अच्छा है, पॉजिटिव में नहीं है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं है ना। पॉजिटिव में कैसे होगा, जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो ज्यादा करो, मतलब पैसे ज्यादा कमाओ और खर्चा कम करो, इंपोर्ट में खर्चा कम करो, ठीक है। लेकिन जब कुछ बना ही नहीं रहे हो, है ना, देश के पास कुछ है नहीं, खाने को, पीने को, पढ़ने को कुछ नहीं है देश के पास, तो देश को बाहर से मंगाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बुरी स्थिति थी इंडिया की, बाहर से गेहूं तक मंगाने पड़ते थे। और इस टाइम देखिए इंडिया बाहर जो है एक्सपोर्ट करता है गेहूं को अलग अलग देशों को, ठीक है। उस टाइम पे क्योंकि जब आजाद हुआ इंडिया, है ना, तो उस टाइम पे गेहूं बाहर से मंगाने पड़ते थे इंडिया को, है ना। बाहर से कुछ भी मंगाना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अपने यहाँ अंदर कुछ हो नहीं रहा है, अपने यहाँ कुछ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। खेती भी अच्छी नहीं चल रही, जब तो बाहर से गेहूं मंगाने पड़ रहे हैं। खेती अच्छी चल रही तो क्यों मंगाने पड़ते, गेहूं चावल से बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। तो सबका जो है पैसा वो देना पड़ रहा है, जब मंगाओगे तो पैसा देगा, यहाँ पे मनी जो है देना पड़ रहा है, ये सामान मंगा रहे हैं और पैसा जो है वो देना पड़ रहा है ना। जब कुछ बन नहीं रहा, जब कुछ बन भी नहीं रहा तो कुछ दे भी नहीं सकते किसी और को, तो इसका मतलब पैसे भी नहीं कमा सकते, ठीक है। तो फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो बिगड़ ही जाएगा। खाली पैसे दे ही दे रहे हैं, कम रहे नहीं है पैसे, है ना, कमा पा नहीं रहे, दे ही दे रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बिगड़ेगा ही, है ना। तो जब ऐसी स्थिति, इंडिया जब आजाद हो गया उसके बाद जो ऐसी स्थिति में था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत घटिया, बहुत बेकार था भारत का, ठीक है। कुछ है ही नहीं तो कहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया की IMF ने बहुत ज्यादा हेल्प करी, ठीक है। इंडिया को नई नई चीज बताई, नई नई तरीके बताए। इंडिया फिर 5 ईयर प्लान लाने लगा, 5 ईयर प्लान। आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें 5 ईयर प्लान आते हैं। मैं आप पॉलिटी की क्लास शुरू होने वाली है शायद अगले हफ्ते से, जैसे शुरू होंगे तो उसमें आपको सारे 5 ईयर प्लान बताऊंगा जो जो है, ठीक है ना। तो 5 ईयर प्लान के बाद इंडिया ने धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। पहले एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। उसके बाद धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हुए। उसके बाद इंडिया का जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और जो खेती थी, जो एग्रीकल्चर था, उसमें भी अच्छा सब कुछ होने लगा, तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट धीरे धीरे सुधरने लगा। तो उस टाइम पे जो पैसे की हेल्प करी, जो इंडिया के लिए पॉलिसीज बनाने में हेल्प करी, उसने करी इकोनॉमिक पॉलिसीज, IMF ने इंडिया की बहुत हेल्प करी थी उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, फंड ग्रांटेड इंडिया टू मीट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान 1965 और 71 वॉर। तो जो इंडिया की लगातार लड़ाई हुई थी ना, पहली लड़ाई क्या हुई थी इंडिया पाकिस्तान की 1948 में, आजादी मिलती आजाद हो गई थी। तो पाकिस्तान के लोग थे वो यहाँ पे घुस गए थे, तो पाकिस्तान के सोल्जर बोल दो या मुजाहिदीन बोल दो, जो भी बोलोगे, वो कश्मीर में घुस गए थे, है ना, ये पीओ के हथियार से उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 1965 में लड़ाई हुई, उसके बाद 1971 में लड़ाई हुई, और आखिरी लड़ाई कब हुई थी 1999 में, ठीक है ना। ये बड़ी लड़ाई हुई है कारगिल वाली। ये जो दो लड़ाई हुई है 65 और 71 वाली, ये बहुत कम अंतर पे हो गई है ना, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है इनके बीच में, थोड़े से साल का डिफरेंस है कुल, ठीक है, 6 साल का डिफरेंस है कुल, ठीक है। अब जब इतनी जल्दी लड़ाई होगी, ठीक है, देश हमारा अच्छा है नहीं, स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, आजादी अब ज्यादा दिन पहले आजादी नहीं मिली, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बेकार चल रहा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं कंट्री में, कुछ हो नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा, पैसे कम नहीं रहे, है ना। और उसके ऊपर से जो एक चीज और आके लग गई है ना, वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला। वह पहले ही बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं चल रहा है, लोग पढ़े हुए नहीं है, नौकरी भी नहीं कर पा रहे अच्छे अच्छे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। तो एजुकेशन सेक्टर को सुधारना है, बीमारी इतनी सारी आ चुकी है, हेल्थ सेक्टर को सुधारना है, सब चीजों के ऊपर काम करना है। जो आपका इंग्लैंड है, वो सारे पैसे जो भी इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोला करते थे, वो जो है वो छोड़ के चले गए, और सारे जो पैसे है वो लेके चले गए वहां से, ठीक है, सब पैसे लेके चले गए वहां से। तो जो है स्थिति बहुत खराब है, और इतनी जल्दी जल्दी लड़ाई हो रही है लगातार। तो जब इतनी जल्दी जल्दी लड़ाई हो रही है तो फिर पैसे जो है लड़ाई में भी जा रहे हैं, ठीक है। जो आर्मी है वो जो है उसको भी पैसे प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, खाना प्रोवाइड करना पड़ रहा है, बारूद, गोले, बम, बंदूक सब प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, सब प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो यहाँ भी पैसा जा रहा है ना। अगर पाकिस्तान हमारे बगल में या पाकिस्तान का भी बंटवारा नहीं हुआ होता तो इंडिया इतना पैसा बचा सकता था, सोच नहीं सकते। इस टाइम पे इंडिया का तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डिफेंस बजट है, और अगर ऐसा कोई कंट्री जैसे पाकिस्तान या इधर चाइना ऐसी कंट्री पास ना हो तो इतना पैसा इंडिया डिफेंस बजट को क्यों देगा, ठीक है। फिर और उसको डेवलपमेंट वाले काम में लगाएगा ना, ठीक है, हेल्थ सेक्टर पे लगाएगा, एजुकेशन पे लगाएगा, और भी बहुत सारे काम है, जॉब के लिए लगाएगा, है ना। पर जब हमारे दोनों तरफ ये दो देश बैठे हुए हैं जो हमेशा हमको मारने की सोचते रहते हैं, तो हमको पैसा लगाना पड़ता है, अपनी आर्मी को के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, जब तो हमारी आर्मी हमको सुरक्षित कर पाएगी। अब ऐसा तो है नहीं, हम आर्मी को बंदूक भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, और हम सोच रहे हैं आर्मी हमको बचा भी ले, ऐसा तो होने से रहा है ना। उसको भी तो, आर्मी को बचाने के लिए वो भी तो इंसान ही है, ठीक है, हमसे बड़े इंसान हो गए क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो भगवान की तरह हो गए, लेकिन है तो इंसान ही, समझ रहे हो। और वो जो इंसान है उनको भी तो लड़ने के लिए कुछ चाहिए, बंदूक, गोला बारूद कुछ तो चाहिए, ठीक है, और ये सब चाहिए, तो इस सब के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो जो है
इंडिया का डिफेंस बजट इसलिए इतना सारा है। तो इंडिया जो है इस टाइम पे बहुत बुरी स्थिति में था, जब ये दो लड़ाई लड़ी इंडिया ने, ठीक है। तो उस स्थिति से निकालने में उस टाइम पे हमारी हेल्प किसने करी, हमको जो पैसे दिए, जो फंड दिया, जो ग्रांट दिए, किसने दी, वो आईएमएफ ने दी, हमारी हेल्प करी इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया आल्सो हेल्प आईएमएफ इन सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इंडिया जो है, इंडिया ने भी आईएमएफ की कई बार हेल्प करी है। इंडिया कैसे आईएमएफ की हेल्प कर सकता है, एक तरीका है, जैसे मान लीजिए अब इंडिया की स्थिति बहुत सही है, ठीक है। अब इंडिया को ऐसे, इंडिया जो आखिरी बार आईएमएफ के पास गया था, मैंने आपको बताया था कब गया था, 1990s में गया था। इसके बाद जब पैसे लिए थे, आईएमएफ ने पैसे दिए थे और बोला था कि अपनी जो वो है इकोनॉमी है इसको खोल दो। उसके बाद फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, मैंने बताया था ना आपको, जब मैं आपको फंक्शनिंग बता रहा था, स्ट्रक्चर बता रहा था, जब बताया था। तो इंडिया आखिरी बार 1990s में गया था आईएमएफ के बाद, उसके बाद कभी गया नहीं। इंडिया को भी जरूरत नहीं पड़ी, इतनी स्थिति इंडिया की भी खराब ही नहीं हुई कि इंडिया को जाना पड़े, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को हर महीने जाना पड़ता है, हर दूसरे महीने तीसरे महीने जाना पड़ रहा है आईएमएफ के पास, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, फिर चाइना से मांगो या इससे मांगो, सऊदी अरेबिया से मांगो, फ्रांस से मांगो, हर किसी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं चाइना को, ठीक है। तो चाइना नहीं सो आपको, पाकिस्तान को, ठीक है। इंडिया की ऐसी स्थिति पैसे मांगने की 1990s के बाद से आई नहीं है। तो इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे परफेक्ट, बहुत अच्छी चल रही है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी इस टाइम पे, ये तो पता ही होगा आपको, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। तो फिर हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, हमको तो पैसे अब चाहिए नहीं, अभी तो फिलहाल तो चाहिए नहीं हमको आईएमएफ से पैसे, हमारा ठीक चल रहा है सब, ठीक है। तो जो आईएमएफ कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लाता है ना, कि हमको ये चेंज करने चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एसडीआर के बारे में बताया था, है ना, ड्राइंग राइट्स के बारे में जो बताया था, ठीक है। वो जो है पहले आईएमएफ जो है उसमें ये ड्राइंग राइट्स नहीं होते थे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स नहीं होते थे, है ना, पैसे लेने देने के लिए, ठीक है। क्या होता था, पहले गोल्ड के ऊपर काम करता था आपका आईएमएफ, लेकिन अब दिक्कत कहाँ आने लगी, अब हर कंट्री के पास इतना गोल्ड है नहीं कि गोल्ड को गिरवी रखो और पैसे ले लो, है ना। पर हर कंट्री के पास तो इतना गोल्ड है नहीं, ठीक है, किसी की स्थिति तो इतनी अच्छी है नहीं कि गोल्ड रख के और पैसे ले लेगा, गिरवी रख के, है ना। तो जो है गोल्ड हर किसी के पास इतना है नहीं, और उनको पैसे की ज्यादा की जरूरत है, पर गोल्ड इतना है नहीं। तो इस वजह से जो है ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाला जो है ये नई चीज इंट्रोड्यूस कराई थी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाली नई चीज आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो ऐसे सब जो भी नई फैसिलिटीज, जो भी नए अपने जो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस करता है, इंडिया उसको उसमें आईएमएफ को हमेशा हेल्प करता है, ठीक है। तो इंडिया की हेल्प है आईएमएफ को, ठीक है। तो ये इंडिया और आईएमएफ के मैंने आपको रिश्ते बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं क्रिटिसिज्म्स क्या है ना। जो कोई भी चीज देखिए परफेक्ट तो होती नहीं है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन तो किसी चीज की नहीं होती ना, हर चीज में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ ग्लिच, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम, ऐसी जो इनके बारे में क्रिटिसिज्म है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ ईयू एंड यूएसए। यूएसए और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये जो इन दोनों की बहुत ज्यादा चलती है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका आईएमएफ है, यहाँ पे इन दोनों की बहुत ज्यादा चलती है ना। यहाँ तक कि ऐसा है कि जो आज तक आईएमएफ के जितने भी हेड हुए हैं ना, जो आईएमएफ के हेड हुए हैं, जो इनको लीडर होते हैं आईएमएफ के, जो ऊपर बैठ के सबसे जो सारे फैसले लेते हैं, जो हेड होते हैं, वो आज तक सारे के सारे ना ईयू की कंट्री से चुने गए, जो ईयू में मेंबर है, जैसे फ्रांस, यूके, जर्मनी वगैरह, ये जितने भी ईयू के मेंबर हैं, है ना, इन सब से ही चुने गए हैं आज तक, यूरोप से ही चुने गए जितने भी लीडर चुने गए। इंडिया को इस चीज से प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है इंडिया को, है ना। इंडिया को इसलिए प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको इंटरनेशनल फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है वो बताते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताते हो इंटरनेशनल, तो हर कंट्री से होने चाहिए, फिर खाली इंडिया, खाली यूरोप जो है उन्हीं की कंट्री से क्यों है, ये प्रॉब्लम है इंडिया को इससे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूएसए जो है 17% तक शेयर होल्ड करता है आईएमएफ के। और उसमें क्या प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो शेयर होल्ड करता है आईएमएफ के कौन करता है, आपका यूएसए 17%, है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है, आईएमएफ के बहुत सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसले आईएमएफ में होते हैं ना, उसके लिए उस फैसले को अगर पास कराना है तो 85% तक मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 85% वोट मिली हुई होनी चाहिए उसके फेवर में, है ना, जो भी अगर आपको पास करा रहा है कोई डिसीजन। अब दिक्कत क्या है, 85 कब होगी, 85 कब होगी, इसका मतलब 100 में से 15 माइनस करोगे जब तो 85 होगा हमारा, 15 माइनस करके, है ना। और तो इसका मतलब 15 ही कम हो सकती है ना। और 17 तो अकेले यूएस के पास ही है ना। अगर मान लो यूएस अकेला ही हट जाए और बाकी कितनी कंट्री बताई थी मैंने, 190 कंट्री बताई थी, है ना, खाली यूएस चला गया, 189 कंट्रीज भी मान लीजिए इसके मेंबर है ना। पर 180, 99 भी अगर सब हाँ पे वोट करें और यूएस अकेला मना कर दे तो भी 85% नहीं बनता, और 85% नहीं बनता इसका मतलब कि वो डिसीजन पास नहीं होगा, है ना। इतना इंफ्लुएंस है यूएस का, है ना। तो यूएस का इतना सारा इंफ्लुएंस है इसमें,
ये भी एक दिक्कत है ना। एक कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस होना कि जो कितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको कभी भी हटा सकती है। ये तो एक तरह से विटो पावर हो गई ना, सबने हाँ कह दी लेकिन यूएसए ने अकेले ने मना कर दी तो खत्म हो गया वो डिसीजन। ठीक है, जैसे यूएन जो होता है आपका संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, उसमें विटो पावर होती है परमानेंट मेंबर के पास। बाकी सब परमानेंट मेंबर ने हाँ कह दी, 5 में से 4 ने हाँ कह दी, एक ने मना कर दी तो डिसीजन वहीं खत्म हो जाता है और किसी कंट्री को कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे आप? इसी तरह यहाँ हो गया, यूएसए ने मना कर दी तो सब खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंडिया ओनली हैज 2.75% ऑफ वोटिंग राइट्स बट यूके इटली हैज मोर देन इंडिया। तो इंडिया के पास जो है कुल 2.75% के शेयर है। जो वोटिंग राइट है इंडिया का कितना है? 2.75%। यूएस का कितना है? 17%। इंडिया का 2.75%। इंडिया का यूके और इटली से भी कम है। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस टाइम पे, है ना, जो हमारा नॉमिनल टर्म है ना। और अगर पीपीपी की बात करें तो पीपीपी में 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। ये तो हो गया पीपीपी टर्म में हो गई तो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई, है ना। और अगर नॉमिनल टर्म की बात करें तो कितनी हो गई? 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई। यूएसए भी, सॉरी, यूके इंडिया से पीछे 6ठे नंबर पे आता है। इटली इंडिया से पीछे है, फिर भी इनके पास ज्यादा वोटिंग राइट है। समझ रहे हो आप? मतलब इंडिया के पास ज्यादा वोटिंग राइट होनी चाहिए ना, क्योंकि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देगा, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कंट्री है, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है ना। फिर भी इंडिया के पास कम वोटिंग राइट है और इनके पास ज्यादा वोटिंग राइट है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है जो इंडिया करता है। ऐसा कैसे आप कर सकते हो? इंडिया हर बार ये क्रिटिसिज्म करता है जब भी इसकी मीटिंग होती है, लेकिन उसको कोई फैसला नहीं होता, सेम की सेम बात हो जाती है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कंडीशंस प्लेस्ड ऑन लोन्स आर टू इंटरेस्टिव है ना। जो कंडीशन होती है ना लोन जब देता है आईएमएफ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिव होती है। इंटरेस्टिव मतलब बहुत ज्यादा फोर्स की जाती है ना, कंट्री के ऊपर फोर्स करी जाती है कि आपको ये चीज करनी होगी जो हम बता रहे हैं, अगर आपने नहीं किया ना तो हम आपको लोन नहीं देंगे। ठीक है, लोन आपको दिया नहीं जाएगा अगर आपने जो कंडीशन से ये नहीं दी। जैसे इंडिया ने 1990 में लोन मांगा था, है ना, 1990 में मैंने आपको बताया था जब एलपीजी रिफॉर्म किए थे, है ना। पर क्या हुआ कि आईएमएफ ने ये कह दिया या तो अपनी इकोनॉमी खोल लो, नहीं तो हम लोन नहीं दे रहे। अब इंडिया को इस टाइम पे जरूरत थी तो इंडिया ने खोला, भले ही इंडिया को इस चीज ने बाद में बहुत फायदा दिया एलपीजी रिफॉर्म्स ने। ठीक है, बाकी जो एलपीजी रिफॉर्म्स है वो तो जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट है उनकी देन है ना, उन्होंने तो खाली बोल दिया कि जी खोल लो, बाकी जो सब कैसे कैसे खुलेंगे, क्या क्या काम होना है, सब कुछ जो है वो सब तो हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट ने किया था, तो ये तो सब उनका काम है ना, उन्होंने तो खाली बोल दिया। भले ही इस डिसीजन ने हमको बहुत फायदा पहुंचाया है, इसके लिए हमको जो बोला था वो आईएमएफ ने बोला था, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो बहुत नेगेटिव वो पड़ता है देशों के ऊपर। बहुत सारे देश उन डिसीजन को कर नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनको लोन भी नहीं मिल पाता। ठीक है ना, तो जो है ये जो इसके जो डिसीजन करवा जो ये राय देता है, मैंने बताया ना राय देता है, पैसे भी देता है, उसके साथ राय भी देता है, ये जो है कंट्रीज के ऊपर फोर्स करता है ना, कि तुमको ये करना ही पड़ेगा जब ही लोन मिलेगा। ये इसका क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म है आईएमएफ इम्पोज पॉलिसीज ऑन कंट्रीज विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रीज। तो जैसे मान लीजिए कंट्री ने किसी ने लोन मांगा, ये वही वाले पॉइंट का एक्सटेंशन है, ये जो पॉइंट है उसी का एक्सटेंशन है, उसी का आगे का है। यहाँ पे क्या है जो पॉलिसीज देता है, यहाँ पे क्या है कि पॉलिसीज जो इसने पॉलिसीज या फिर जो आपने इसमें रिजॉल्व करने के तरीके बताए होते हैं, है ना, वो बहुत हार्शली फोर्स करता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना। और ये भी नहीं देखता इस पॉइंट में क्या लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है बहुत हार्शली फोर्स करता है कि आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है आईएमएफ ये भी नहीं देखता है कि वो कंट्री इसको कर सकती है नहीं कर सकती, उसके अंदर की इंटरनल सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, बिना कुछ देखे बस करो, वही नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो हाँ, अगर हाँ करोगे करने के लिए तो लोन है, और तुम नहीं कर पा रहे अगर एक भी पॉइंट इनमें से जो हमने बताया तो ना है। ठीक है, या तो हाँ है या तो मतलब हमारी सब बात मानो तो सही है, नहीं मानो तो गलत है। ठीक है, वैसे तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि डेमोक्रेसी फॉलो होनी चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बीच में रुक गई थी, हालांकि मैंने वे फॉरवर्ड पे हम आ गए थे, ये मैंने पॉइंट बता दिया था आपको, वे फॉरवर्ड पे हम आ गए थे, लेकिन वीडियो गलती से पता नहीं कैसे रुक गई, बीच में फोन आ गया था उस पर, उसकी वजह से रुक गई। तो मैं आपको दोबारा से वे फॉरवर्ड जो बता देता हूँ। ठीक है, वे फॉरवर्ड मतलब इसलिए होते हैं, वे फॉरवर्ड इसलिए होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है ये क्रिटिसिज्म से इन सबको कैसे खत्म कर सकता है, इनको सबको कैसे हटा सकता है आईएमएफ। ठीक है, पहला क्या है, इंक्रीज कॉपरेशन अमंग द मेंबर। जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन अच्छी रखें, अपना कोई पर्सनल एजेंडा ना चलाएं। ठीक है, पर्सनल एजेंडा कैसे, जैसे मान लीजिए आपका रशिया है, यूएस है,
है ना, इनके पीछे प्रॉब्लम चल रही है। चाइना है, यूएस है, इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। अब मान लीजिए कोई रशिया की फ्रेंडली कंट्री है, उसको कोई काम कराना है अपना, उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए बिल्कुल मरने जीने वाली सिचुएशन है, आर या पार वाली, है ना। पर उसको जो पास उसका डिसीजन जब ही होगा जब 85% तक लोग हाँ कर देंगे, 85% मेजोरिटी आ जाएगी। अब यूएस से जो है इसके पास 17% मेजोरिटी है, तो इसको हाँ करना ही पड़ेगा, 17% की वोट है इसके पास। पर क्योंकि वो कंट्री रशिया की दोस्त है, इसलिए यूएस ने किया नहीं इसको हाँ। तो इसमें क्या परेशानी है ना, इसमें तो परेशानी है ही ना, जब रशिया को हानि किया उसने, सॉरी इस कंट्री का तो नुकसान हो गया जिस कंट्री के लिए हानि किया आपस की लड़ाई में। तो ये जो पर्सनल एजेंडा है इनको साइड में रख के यहाँ पे काम करना है, आपस में कॉपरेशन बनानी है। 190 कंट्री है, सबको आपस में कॉपरेशन बनाएंगे, ये भी देश ऊपर चलेगा और एक दूसरे की टांग खींचेंगे, देश नहीं सॉरी ये ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ ऊपर चलेगा और एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो कोई फायदा नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ही होगा। ठीक है। दूसरा, वर्क विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। ठीक है, कोई भी कंट्री है उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको ज्यादा से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, इन्फ्लुएंस कम से कम रहे। ठीक है, क्योंकि ये खुद कहता है आईएमएफ, क्या कहता है, हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल का मतलब सबको लिए बराबर होना चाहिए। आप एक कंट्री को कैसे इन्फ्लुएंस दे सकते हैं एक दो कंट्री को, ठीक है, तो आपको बिना इन्फ्लुएंस के सबको इक्वली ट्रीट करना होगा। ठीक है, सबका काम इक्वली हो, ठीक है ना, ऐसा आपको करना होगा। इंडिया के वोटिंग राइट आपको बढ़ाने होंगे, यूएसए के बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा कम करना होगा और कंट्रीज को बराबर देने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मेक कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंट्री सिचुएशन, है ना, कि जो कंट्री है उनकी सिचुएशन के हिसाब से जो है आपको जो भी कंडीशन बनानी है, उनको पैसे लोन देते समय वो बनानी होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, बिना सोचे समझे उनको लोन लेना है उनको, तो उनको जो बिना सोचे समझे जो कंडीशन दे दी आपका आईएमएफ ने, वो फॉलो करनी होंगी। उनको जबरदस्ती फोर्स करेगा आईएमएफ, है ना, कि या तो आप इनको फॉलो करिए वरना नहीं होगा काम, वरना नहीं होगा काम। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में अभी अभी अंतर्युद्ध हुआ है, अंतर्युद्ध मतलब सिविल वॉर हुई है ना, अब वो कंट्री जो पैसे मांगने आ गया आईएमएफ से, है ना, वो कंट्री बेचारा खुद कुछ नहीं कर पा रहा, अभी अभी अंतर्युद्ध से, अभी अभी सिविल वॉर से निकला है। ठीक है, लेकिन उसके सामने आईएमएफ ने कंडीशन रख दी, आप अपनी इकोनॉमी खोल दो, ये कर लो वो कर लो, और वो सब ये कर नहीं पाएगा क्योंकि खुद इतनी स्थिति खराब है ना। लोग अभी लड़ रहे थे आपस में, दंगे चल रहे हैं, है ना, देश के पास पैसा नहीं है इसीलिए आपके पास आया है ना, खाने को पैसा नहीं है लोगों के पास, खाने को खाना नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट अभी नई नई बनी है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, और आप उनको नई नई चीजें बता रहे हो। अगर वो नहीं चली जो आपने बताई है तो फिर क्या होगा, उस कंट्री का नुकसान हो जाएगा, कंट्री तो नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी वो कंट्री। तो इस वजह से जो कंट्री की स्थिति है उसके हिसाब से आपको जो है कंडीशंस देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके वे फॉरवर्ड हो गए तीनों, तो आप देख लीजिए एक बार। तो आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी, आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कल जो इसकी वीडियो आएगी ना उसमें आपको सबसे पहले यही बताऊंगा। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम आपको ऑलरेडी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कई दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, पिछले 5-6 दिन से, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसका इशू था, है ना, तो अब मैंने वो इशू रिजॉल्व कर लिया है। अब आपको इसके ऊपर लगातार वीडियो मिलेंगी, अब इससे आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपको लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो मिलेंगी। हम इसमें ऑलरेडी G20, G7, ऑकस, I2, U2 ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है पहली बात कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप जो है इनको देखिए, अभी तो ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी तो हमने कुछ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इतनी है कि हम उसमें महीने 3-3, 4-4 महीने भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो अभी तो इसकी बहुत लंबी सीरीज चलेगी। ठीक है, ओके, और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमको बताइए, और ना हमको सपोर्ट करिए हमारी वीडियोस को, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। और तो आज खत्म करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे कल फिर।